जय हिंद स्टूडेंट्स। आज यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है और जिनका रिजल्ट आ गया है वे आज से ही बिना देर किए हुए अपने मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। मैं अपने क्लास में ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को खत्म करने की बात आपसे कही थी, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है जियोमैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व। जिन विद्यार्थियों को मेंस लिखना हो मेरे इस क्लास को पूरा देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में भी आप 55 से 60% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो बधाई हो जिनका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया हो, और जो थोड़ा बहुत के लिए चूक गए हों या नए स्टूडेंट प्रयासरत हों वे थोड़ा सा भी निराश ना हो, क्योंकि नेक्स्ट बार रिजल्ट उनका ही होगा। तो आइए हम आज जियोमैग्नेटिज्म या भूचुंबकत्व के बारे में आज आपको पूरा हम डिटेल्स बताएंगे। पृथ्वी में चुंबकीय गुण कहां से आता है? पृथ्वी पर हम लोग जी का मान पढ़ते हैं, ग्रेविटी पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं, न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम दिया है। ये सब नियम आखिर किस पर है? यह सभी नियम हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर। क्या है यह गुरुत्वाकर्षण, क्यों उत्पन्न होता है, क्या अस्थाई है, अस्थाई है, इसमें बदलाव होता है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, और चुंबक से संबंधित, पृथ्वी के चुंबक संबंधित और कौन कौन से छोटे बड़े टॉपिक सवाल से पूछे जा सकते हैं, ये सभी पर हम लोग चर्चा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले भूचुंबकत्व के बारे में हम लोग बेसिक जाने। भू चुंबकत्व क्या है? तो भू का मतलब आप सीधा जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भू है, और हमारी पृथ्वी पर इक्वेटर से अगर नॉर्थ तक देखा जाए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसे हम लोग संभवतः चुंबकीय ध्रुव भी कहते हैं। जब चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के इक्वेटर से इस ओर जाने पर चुंबकीय बल क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है, और इधर भी क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। बात आती है कि इन्हीं पोलों पर सर्वाधिक चुंबकीय प्रभाव क्यों होता है? आप लोग कई ऐसे ग्रेविटेशनल का नियम पढ़े होंगे, गुरुत्व का नियम पढ़े होंगे कि जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम हो रहा था। तो यह सभी जो प्रश्नों के उत्तर हैं आपको मिल जाएंगे कि पृथ्वी पर आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। तो उत्पन्न होने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट पेज लेके इस पर देखते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी को हम लोग संभवतः स्वेस द्वारा पहली बार बांटा गया था सियाल, सीमा और नीफे में। ये पहली जो घेरा है यह सियाल है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है। दूसरा वाला जो घेरा आप देख रहे हैं यह सीमा है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना, इसको सीमा कहते हैं। तीसरी घेरा जो हमारा कोर है, या इसको नीफे कहा गया है, तो नीफे दो है, कोर हमारा दो है। एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। अब जो थोड़ा सा इसमें हम लोग बात कर ले कहां पर क्या है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ऊपरी आवरण में है, इससे पृथ्वी के मैग्नेटिज्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। या मान लीजिए सवाल आपसे प्रीलिम्स दे या मेंस में दे, तो पृथ्वी के सियाल जो परत है इससे हमारा पृथ्वी के ग्रेविटी से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कुछ फर्क है जो मैं आपको आगे बताऊं। दूसरा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो बीच का क्षेत्र है, यहां जो भाग है, यह मोल्टेन अवस्था में है, मोल्टेन अवस्था में। यह आपको पूरा के पूरा ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में।
लेकिन आउटर कोर और इनर कोर में देखा जाए तो दोनों में मेटल्स एक जैसे हैं, दोनों बने हैं निकेल और फेरस से, निकेल और लोहा जैसे भारी तत्वों से दोनों बने हैं। लेकिन आप यह देख रहे हैं कि आउटर कोर है इनर कोर की अपेक्षा क्या है, ऊपर है, तो इस पर दबाव और भार दोनों ही कम होता है। तो आउटर कोर है तरल अवस्था में, किस अवस्था में, तरल अवस्था में। निकेल और लोहा ही है लेकिन यह है तरल अवस्था में, और इनर कोर है ठोस अवस्था में। अब आप यह भी जानते होंगे कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमते रहती है। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जो आप सियाल देख रहे हैं, इसको घूमता हुआ देख रहे हैं, ये ठोस है, इसको पकड़ा हुआ है मोल्टेड, चिपकाए हुए है। तो यह भाग तो बिल्कुल सीधी गति करता है, लेकिन इनर कोर ठोस अवस्था में है और तरल कोर पिघला अवस्था में है। जिस तरह गाड़ियों की बॉल बेयरिंग होती है, तो बॉल बेयरिंग में जो उसमें छड़ लगे होते हैं, तो छड़ वाले घास तो घूमते रहते हैं, लेकिन नीचे का जो सेंटर होता है वो फिक्स होता है, वो नहीं घूमता है। इसी प्रकार पृथ्वी का जो तरल कोर है, इसके बीच में जो ठोस है वो घूमते रहता है। मतलब कि पृथ्वी के अंदरूनी भागों में यह तरल भाग के अंदर ये भाग जो है तेजी से घूर्णन करता है, और जब तेजी से घूर्णन करेगा, घूमेगा, और यह निकेल और फेरस जैसे मतलब कि चुंबकीय धातुओं से निर्मित हुए हैं, तो यहां पर एक पृथ्वी का नेचुरल गुरुत्वाकर्षण का निर्माण होता है। लेकिन सिर्फ इसके निर्माण से ही मतलब नहीं है, मतलब है इसके बैलेंस होने से। क्यों यह ध्रुवों की ओर टिकता है? तो आप ये मान लो कि पृथ्वी का जो तरल भाग है, अगर ये तरल भाग को जमा दिया जाएगा या जम जाएगा, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है अपने वर्तमान मान से बहुत घट जाएगा, और पृथ्वी अपने कक्षा से भी हट सकती है और पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि भूचुंबकत्व के उत्पन्न होने में आउटर कोर का तरल होना और इनर कोर का ठोस होना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। अगर आपको उत्तर लिखना हो तो आप लिखिए कि भूचुंबकत्व पृथ्वी का एक प्राकृतिक चुंबकीय गुण है जो आंतरिक और बाह्य कोरों के घूमने के कारण पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर निकेल और फेरस जैसे महत्वपूर्ण चुंबकीय गुण वाले धातु मौजूद हैं। इनर कोर में यह तरल अवस्था, ठोस अवस्था में है, जबकि आउटर कोर में यह तरल अवस्था में है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब पृथ्वी तेजी से घूम रही होती है, इसका पीछे वाला भाग विपरीत दिशा में घूमता है, और इतने लोहा और निकेल भारी धातुओं के घूमने से और गर्मी कारण वहां पे चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊपर चलते हुए पंखा में देखे होंगे, मोटर्स में देखे होंगे। ठीक उसी प्रकार जो पृथ्वी तेजी से घूमती है, तो उसके इनर और आउटर कोर में घूमने के कारण हमारा भूचुंबकत्व का निर्माण होता है। आप इसको अपने फर्स्ट पैरा में लिख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग आते हैं कि यह तो हम समझ गए कि इनर कोर ठोस अवस्था में है और आउटर कोर तरल अवस्था में है, लेकिन इस तरल अवस्था को बनाए रखना भी जरूरी है। पृथ्वी के अंदर कई जगहों पर, कई स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा या आप महसूस करते हैं या पढ़े हुए हैं कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। और जब रेडियो एक्टिव पदार्थ में एक हाफ एज का गुण घटनाएं होती हैं, उसके कारण वे स्वतः विखंडित होती रहती हैं। उसके विखंडन से पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा का संचार है या धातुओं को जो फैलाव है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं होने लगता है। तो इस कारण से पृथ्वी का चुंबकीय जो गुण है वो भी थोड़ा सा अंतर होता है, जो हम लोग आगे में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि पृथ्वी का जो जियोमैग्नेटिज्म है कैसे एक क्षण चुंबक रूप पे काम करता है, इसे समझिए। वर्तमान समय में पृथ्वी के दो पोल मान्य हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। और पृथ्वी का यह जो चुंबकीय कोर है, जो कोर भाग है, ठीक जब इसमें चुंबक पैदा होती है तो यह उत्तर और दक्षिण दो पोलों में बट जाता है और यहां एक क्षण चुंबक रूप में यहां काम करता है। जब क्षण चुंबक रूप में काम करता है पृथ्वी की तेजी से घूमने से,
तो इस क्षण चुंबक का जो ऊपरी भाग होता है इसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं और निचली भाग को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल। अब आपको यह देखने में असमंजस लग रहा होगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो यह न होना चाहिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन पृथ्वी तब ही बैलेंस है जो पृथ्वी के अंदर क्षण चुंबक पैदा हुआ, चुंबकीय बल पैदा हुआ, तो ऊपर वाले नॉर्थ पोल, चूंकि आप समझते हैं कि चुंबक के समान ध्रुव एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो क्षण चुंबक का अपोजिट पोल जो साउथ पोल है पृथ्वी के नॉर्थ पोल के क्या होता है, सीध में होता है, जबकि क्षण चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो मेन पृथ्वी के साउथ पोल के सनिकट में रहता है। इस कारण से एक बैलेंस नुमा पृथ्वी पर चुंबकीय बल पैदा होती है जो हमारे इस पृथ्वी ग्रह को एक विशिष्ट ग्रह के रूप में दर्जा देती है और यह वायुमंडल को पकड़े हुए है और धरातल के सभी निर्माणों को अस्थायी बनाए हुए है। अब यहां पर जो चुंबकीय बल पैदा होती है तो आप ये देखेंगे यह एक दूसरे के विपरीत कैसे टिका हुआ है। तो यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, तो इस प्रकार यह एक दूसरे से क्या हुए हैं, चुंबकीय बल द्वारा बंधे हुए हैं। और जबकि यह भाग जो है, यह जो भाग है एक दूसरे से चुंबकीय भाग से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के सभी क्षेत्रों पे, पृथ्वी के इन सभी क्षेत्रों पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। लेकिन ध्रुव पर इसका मान कम होता है क्योंकि ध्रुव पर देखेंगे कि इससे साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों दूरी पर है और दोनों का खिंचाव इस साइड में होता है। तो जब इस तरह चुंबकीय बल खींच जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, लगभग ग्रेविटेशनल में बहुत इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा तो वहां किसी व्यक्ति के भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो ग्रेविटी लगेगा ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एक हिस्सा सारा साउथ पोल की ओर और एक हिस्सा सारा नॉर्थ पोल चला जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी के केंद्र में भार क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी बिल्कुल ही जीरो होती है। लेकिन ज्यों ज्यों इससे हम लोग पोल की ओर आगे बढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ते जाता है और व्यक्ति अपने भार को अनुभव करने लगता है और उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर व्यक्ति अपने सर्वाधिक भार का अनुभव करता है। तो इस तरह से आप सेकंड पेज में लिखें और ऐसे फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। अब ये तो हो गई थॉट की बात, जो भू चुंबकत्व कैसे पैदा होगा। मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि पृथ्वी के अंदर जो हमारा आउटर कोर और इनर कोर है, इनके घूमने के कारण ही हमारा पृथ्वी का प्राकृतिक चुंबकीय बल प्राप्त होता है। और पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय बल में जैसे आप फिगर पर देख रहे हैं, क्षण चुंबक की भांति काम करता है। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले क्षण चुंबक का साउथ पोल पृथ्वी के नॉर्थ पोल की ओर होता है और क्षण चुंबक का नॉर्थ पोल पृथ्वी के साउथ पोल होता है। तो यह दोनों ही अपोजिट पोल एक दूसरे को नियंत्रण रखते हैं और चुंबकीय बल पैदा करते हैं। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि भू चुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम लोग आगे आते हैं, इसके बारे में कुछ और विशेष बातें हम जाने जो आपको आंसर को और बड़ा करने में मदद मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भू चुंबकत्व, जिसे भू चुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सभी पहलुओं का अध्ययन है। मतलब कि भू चुंबकत्व से पृथ्वी के हम लोग सभी पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं, इसमें बैलेंस का अध्ययन कर सकते हैं, वायुमंडल क्यों है, किसी का भार द्रव्यमान क्या है, सबका वो अध्ययन कर सकते हैं। जो मैग्नेटोस्फीयर में हमारे ग्रह को घेरता है, यहाँ पर एक शब्द आया है मैग्नेटोस्फीयर क्या है। तो जिस तरह हमारा क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है, तो हमारा मैग्नेटोस्फीयर है। और मैग्नेटोस्फीयर का सीधा सा मतलब होता है कि पृथ्वी के विभिन्न वायुमंडलीय क्षेत्रों में जी का मान, मतलब कि ग्रेविटी का प्रभाव जहां तक होता है उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। माने इसके ऊपर पृथ्वी का अब चुंबकीय बल काम नहीं करेगा और इस मैग्नेटोस्फीयर कारण ही सूर्य से निकलने वाली सोलर फ्लेयर यहाँ पर खींची चली जाती है और पृथ्वी के चुंबक को प्रभावित करती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो चुंबक है वह अतिरिक्त ऊर्जा से भी प्रभावित होता है, जिसमें पहले ही बता दिया था कि केंद्र में जब रेडियो एक्टिव पदार्थ जब विस्फोटित होते रहते हैं तो पृथ्वी का ध्रुव विस्थापित होता रहता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो सोलर फ्लेयर जब चला आता है
तो पृथ्वी का जी का मान जो है वो बदल सकता है। ऐसा कई बार इतिहास में हो चुका है। पृथ्वी कई प्रलयों के बारे में सोलर फ्लेयर के कारण होते हैं। सवाल आपसे पूछा जाए कि अगर वर्तमान में सोलर फ्लेयर की घटना हो जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप जिस मोबाइल पे मुझे आप देख रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो मोबाइल क्या हो जाएगा, बंद। मतलब कि जितने भी संचार सुविधाएं हैं, कास्टिंग सुविधाएं, टेलीकास्ट हो रहा है, रेडियो कास्ट हो रहा है, मोबाइल कास्ट हो रहा है, सारी संचार व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। सबसे बड़ा प्रभाव होगा। उसके बाद जी के मान में जब परिवर्तन हो जाएगा पृथ्वी का, तो बड़ी बड़ी अटलिकाएं, बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा गिर जाएगा, एंटीलिया गिर जाएगा, गंगा पर बने पुल गिर जाएंगे, दिल्ली के संसद भवन गिर जाएगा, बहुत कुछ गिर जाएंगे। सिर्फ सोलर फ्लेयर्स का एक बड़ा भाग अगर पृथ्वी पर चला आता है। तो इस तरह से हम लोग भू चुंबकत्व भूगोल पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं जियोमेट्रिज्म का कारण डायनेमिक सिद्धांत। देखिए इसमें कई सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें एक डायनेमो सिद्धांत दिया गया है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे एक खगोलीय पिंड जैसे कि पृथ्वी या एक तारा लंबे समय तक तराजू माने एक बैलेंस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और बनाए रखता है। माने हमारी जो पृथ्वी है या कोई दूसरे स्टार्स हैं वो कैसे जियोमेट्रिज्म को बनाते हैं, जिससे हम लोग पहले कर दिए, और लंबे समय तक उसको बनाए रखते हैं। वही हमारा डायनामो सिद्धांत है। इसके अनुसार बाहरी कोर में संवहन कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन द्वारा उत्पादन, जिसमें पहले आपको बता चुका कि जब पृथ्वी घूमती है तो उसे एक अतिरिक्त बल पैदा होती है, इसको लोग कोरियोलिस बल कहते हैं, के साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर जियोडायनेमो माना चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनर कोर आपको सॉलिड अवस्था में है और आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है। जब यह घूमता है तो स्थायी होता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है और चुंबकीय गुण इसके कारण से आगे उत्पन्न होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहरी कोर में बनाया गया है, क्योंकि बाहरी कोर में आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव होता है और बाहरी कोर में धातु तरल पदार्थ के रूप में होती है। बाहरी कोर का तापमान बाहरी कोर पर मतलब लगभग 51 किलोमीटर पर 44 डिग्री सेल्सियस से आंतरिक कोर के पास लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक का भिन्न होता है। यही जो तापमान में अंतर होता है यह भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने में काम करता है। बाहरी कोर के पिघले हुए लोहे में संवहन धाराएं बाहरी कोर के भीतर तापमान, दबाव और संरचनाओं में परिवर्तन कारण होती रहती है, क्योंकि शांत घने पदार्थ डूब जाते हैं और गर्म कम घने पदार्थ बहते रहते हैं। मतलब कि जो बाहरी कोर का पिघला हुआ भाग है तो उसमें क्या होगा, संवहन धारा क्या चलेंगी, नीचे अधिक तापमान है तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर चली जाएगी। तो इससे भी एक ग्रेविटी रिड्यूस होती है और घूमने में मदद करता है। यही ये बात कह रहा है। विद्युत धाराएं तरल लोहे की गति से उत्पन्न होती हैं तब चुंबकीय क्षेत्र बनता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत धाराएं तरल लोहे गति से, बात सही है कि जब पृथ्वी के बाहरी कोर में लोहा और निकल तरल अवस्था में है और जब उसमें गति होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जो पहले ही पृष्ठ मैंने आपको बताया है। इन क्षेत्रों में यात्रा करने वाली आवेशित धातुएं चक्र को जारी रखते हुए अपनी स्वयं की विद्युत धाराएं उत्पन्न करती हैं। इस आत्मनिर्भर चक्र को ही जियोडायनेमो कहा जाता है। आप लोगों ने डायनेमो देखा होगा, पहले साइकिल के टायरों में डायनेमो को फटा करके और हम लोग साइकिल में बत्ती जलाया करते थे, या जनरेटर में भी डायनेमो होता है। ठीक वहीं एक भाग पृथ्वी का इनर कोर ठोस फिक्स धुरी काम करेगा और इसके चारों ओर जब लोहा तेजी से घूमते रहता है तो उससे क्या होगा, एक इस प्रकार के विद्युत आवेश उत्पन्न करती है और एक विशाल मैग्नेटिक क्षेत्र का निर्माण करती है जो पृथ्वी पर जी के मान को बताता है। कोरियोलिस बल वहीं घूमने से उत्पन्न आवेशित कणों के सर्पिल आंदोलन के कारण माने स्पाइरल रूप से वो जब आगे बढ़ता है तो स्वतंत्र चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक ही दिशा में संरक्षित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रह का एक ही विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर एक ही दिशा से मतलब होता है कि चुंबक के दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों मिला के एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी के नॉर्थ पोल और पृथ्वी के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र का साउथ पोल दोनों एक दिशा में चुंबकीय बल पैदा करते हैं। तो इसलिए पृथ्वी पर यह अंतर हो जाता है। पृथ्वी पर अगर देखा जाए बाई फिगर में तो यह जो
हमारा पोल है, तो यह भी क्या करता है, एक दिशा में है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो ये एक दिशा में काम करता है। और यहाँ का साउथ पोल और यहाँ का नॉर्थ पोल ये एक दिशा में काम करता है। इसीलिए इक्वेटर से इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में एक सीधी रेखा के रूप में चुंबकीय बल काम करता है, जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों पर चुंबकीय बल पैदा करता है। देखिए, यह जो एक कंप्यूटराइज फोटो जो बनाया गया है, वही पृथ्वी के अंदर आप देख सकते हैं कि एक क्षण चुंबक के आकृति का बनाया गया है। यही क्षण चुंबक जो है पृथ्वी के नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, इसका यहाँ हो जाएगा नॉर्थ पोल और इसका यहाँ पर हो जाएगा साउथ पोल। तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये कॉम्बिनेशन, इस नॉर्थ संतुलन है जो एक सीधी रेखा के रूप में चुंबकीय बल यहाँ पे काम करता है। और वो बात को सिद्ध करता है कि ध्रुवों की ओर जाने पर चुंबकीय बल बढ़ते हैं, इक्वेटर पर आने में घटते हैं। आगे देखिए, चुंबकीय ध्रुव जिसको लोग द्विध्रुव कहते हैं, वे बिंदु हैं जहां पृथ्वी की सतह पृथ्वी केंद्र में स्थित एक बार चुंबक के धुरी से मिलती है। वहीं द्विध्रुव की बात की गई। जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर साउथ पोल हो गया। तो पृथ्वी के अंदर द्विध्रुवन का मतलब है कि आप लोग फिर एक बार यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और इस क्षण चुंबक का यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यही द्विध्रुव है। ये इसको द्विध्रुवन कहा जाता है, यही द्विध्रुवन है। तो अब वर्तमान में तो चुंबकीय द्विध्रुव वर्तमान में पृथ्वी घूर्णन अक्ष के लिए लगभग 11 डिग्री पर झुका हुआ है। अब ये माना जाए, देखिए अब ये जो पृथ्वी का साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो इसे आप एक फिगर समझिए। यह आपका नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, यह आपका साउथ पोल है, और यह सीधी रेखा है। लेकिन जो पृथ्वी का क्षण चुंबक है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में उत्पन्न होती है, वह बिल्कुल सीधे में नहीं है, वह इससे 11.5 डिग्री के आसपास झुका हुआ है, और इसमें बदलाव होता रहता है। इसमें बदलाव होता रहता है। यह लगभग जब भी बदलाव होता है इससे, तो पृथ्वी के कई क्षेत्रों में परिवर्तन होने लाजिमी हो जाता है। यही जो झुकाव है लगभग 11 डिग्री के आसपास है, 11 डिग्री है। यही जो झुकाव है आपको 11 डिग्री दिखाता है। तो मतलब कि ये जो द्विध्रुव है वो वर्तमान में ये झुकते रहता है। ये कभी इस दिशा में आएगा और कभी इस दिशा में आएगा, ये भी कभी इस दिशा में आएगा, कभी इस दिशा में आएगा। ऐसे परिवर्तन से पृथ्वी पर कई बड़े उथल पुथल होते रहते हैं। ये अधिकतम 13-14 डिग्री तक झुक सकता है, लेकिन 8 डिग्री 7 डिग्री इसमें झुकाव क्या होती है, सामान्य होती है। अब हम लोग यही पृथ्वी के ध्रुवन वर्तमान ध्रुव से झुकाव कहा जाता है। यह झुकाव परिवर्तन होता रहता है कि पृथ्वी के अंदर जब किसी विशेष जगहों पर उष्मा की प्राप्ति हो जाए, मतलब कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ जब विभिन्न दिशाओं में विस्फोट होने लगते हैं, तो उससे पृथ्वी के यहाँ ध्रुव जो होते हैं प्रभावित होते रहते हैं। भूचुंबकीय उत्क्रमण, एक भूचुंबकीय उत्क्रमण जिसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक उत्क्रमण माने उत्पत्ति के रूप में भी जाना जाता है। एक ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में एक परिवर्तन है। मतलब कि उत्क्रमण जो उत्पत्ति होती है, इसकी अगर समानता रहेगी तो बिल्कुल ही क्या रहेगा, एक तरह से जी का मान मिलता रहेगा। लेकिन जो ही इसमें चेंजिंग आएगा, चुंबकीय परिवर्तन आ जाएगा। पैलियोमैग्नेटिज्म उनके गठन के समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चट्टानों में चुंबकत्व के अनुसार, मतलब सीधे जानिए
कि पैलियोमैग्नेटिज्म के अनुसार चुंबकीय उत्तर और दक्षिण ने पिछले 20 मिलियन वर्षों में लगभग हर 2 लाख से 3 लाख वर्षों में स्विच किया है। मतलब कि उसके ध्रुव आपस में बदले हुए हैं। जैसे आपने पिछले अपने फिगर में देखा हुआ था कि जैसे ये बदले हुए हैं तो प्रति 2 से 3 लाख वर्षों के बाद वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं, स्विच हो जाते हैं। पृथ्वी पर चुंबकीय उत्क्रमण के बीच का अंतराल 10,000 या 25 मिलियन वर्षों तक कम हो सकता है। माने इसे अगले 10,000 वर्षों में कम हो सकता है और अधिकतम 2 से 3 लाख वर्षों में भी हो सकता है। ध्रुवीय पारी सिद्धांत, मतलब कि यहां भी चुंबक से संबंधित है कि ध्रुवीय पारी, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका है ध्रुवीय पारी सिद्धांत। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एलिसमेरे द्वीप के उत्तर में स्थित है। सवाल आ सकता है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहां है। इसका प्रश्न है कि कनाडा में एलिसमेरे द्वीप उत्तर में स्थित है और साइबेरिया 86 नॉर्थ माने डिग्री है और 172 डब्ल्यू माने पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव वर्तमान में अंटार्कटिका के तट से दूर स्थित है और अंटार्कटिका के सर्कल से क्या है, परे है। मतलब यही कहा जा रहा है कि उत्तर का ध्रुव और दक्षिण का ध्रुव अपने जगह पर नहीं, क्या वो खिसका हुआ है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भूगर्भीय अतीत में भटकने और फ्लिप करने के लिए जाना जाता है। मतलब चेंज होते ही रहता है। यह भटकना आमतौर पर काफी धीमा रहा है, लगभग 9 किलोमीटर प्रति वर्ष वैज्ञानिकों को आसानी से अपनी स्थिति का ट्रैक रखने की अनुमति देता है। लेकिन सदी के मोड़ के बाद से गति 1 वर्ष में 50 तक बढ़ सकती है। मतलब कि ध्रुवों की, जैसे आप जो पीछे देख रहे हैं, यह जो ध्रुवों की गति है 8 से 9 किलोमीटर ही खिसक सकता है। तो इसमें जो खिसकने की गति है इस पर वैज्ञानिक नजर रख सकते हैं, लेकिन एक अधिकतम सीमा के बाद वो नजर नहीं रख सकते हैं। वहीं इसके बारे में कहा जा रहा है। हाल ही में पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव इतनी तेजी से बढ़ गया है कि विश्व के चुंबकीय मॉडल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक बड़ा स्थानिक पैमाने पर प्रतिनिधित्व को अधिकारियों तौर पर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के स्थान को उम्मीद से बहुत पहले फिर से परिभाषित करना पड़ा। मतलब यह कह रहा है कि हाल के दिनों में चुंबकीय क्षेत्र बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। माने उत्तरी ध्रुव पर क्या है, इसका बदलाव बहुत तेजी से देखा जा रहा है। यह बदलाव क्यों है, मैंने पहले ही चर्चा कर दी है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में ऊर्जा की उत्पत्ति और वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग भी पृथ्वी के जियोमैग्नेटिज्म को प्रभावित कर सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जल्दी से कनाडाई आर्कटिक से रूस की ओर बढ़ रहा है। मैंने इसमें लगातार मैंने कनाडा से साइबेरिया की ओर, मैंने बाएं हाथ से दाहिने की ओर तेजी से विस्थापित हो रहा है। मतलब कि जो बाएं तरफ झुका हम दिखाए थे वो दाएं हाथ की ओर तेजी से झुक रहा है। मतलब कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव परिवर्तित हो रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को एक स्थानांतरित करने के संभावित प्रभाव क्या होंगे। मतलब कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव अगर कनाडा से साइबेरिया की ओर पहुंच जाता है तो प्रभाव क्या होगा। देखिए, बदलते भूचुंबकीय क्षेत्र साथ ही साथ इसके साथ होने वाले घटनाएं नेविगेशन और सर्वेक्षण प्रक्रियाओं में मदद कर सकती है या बाधा डाल सकती है। मतलब कि आपको जो हम लोग जियो सर्वे करते हैं या जियो सैटेलाइट से सर्वे करते हैं तो इसमें बदलाव पहुंचाएगा या बिल्कुल ही हानि पहुंचा सकता है, लेकिन ज्यादा उम्मीद हानि की होनी चाहिए। इसमें भौतिकीय अनुसंधान को बाधित करने, विद्युत शक्ति उपयोगिताओं और पाइपलाइन संचालन को बाधित करने, साथ ही समकालीन संचार नेटवर्क, उपग्रहों और अन्य प्रणालियों के संचालन को प्रभावित करने की क्षमता है। आप देखिए, मैंने फर्स्ट में नहीं बताया था आपको कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अगर विस्थापित होता है, परिवर्तित होता है तो इतनी सारी घटनाएं हो सकती हैं। जमीन के अंदर जो पाइपलाइन है मुड़ सकता है, फट सकता है, आग लग सकता है। आप देखिए कई समुद्रों में सुरंग बिछा करके बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, वो बीच में ही फट सकता है। अब सोचिए कि अगर दुबई से कोई पाइपलाइन भारत आ रहा है पेट्रोल और गैस का, अगर पृथ्वी के मुड़ाव से वो टूट जाए अक्ष से तो क्या होगा, इतनी क्षति होगी। यही सब, यही नहीं, अगर चूंकि ये त्वरित परिवर्तन नहीं होता है, कई वर्षों में होता है, हजारों लाखों वर्षों में होता है। अगर सोचिए कि ये परिवर्तन अगर 1-2 घंटा में होता क्या हो जाएगा।
सारे जहाज गिर जाएंगे, सारे ट्रेन पटरी छोड़ देगी, रोड पे चलने वाले सारे बस टैक्सी टकरा जाएंगे, बाइक एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देंगे, लोग दूसरे पर गिरना शुरू हो जाएंगे, बस में खड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे पर गिर जाएगा अगर 1-1.5 घंटा में हो जाए तो पृथ्वी पर यह लंबी समय घटनाएं होती हैं। तो लंबे लंबे जो काम 10 वर्ष 20 वर्ष में होने वाले होते हैं, पाइपलाइन होता है, चाहे मेट्रो परिवहन, ये सब के सब बर्बाद हो सकता है। ये सब इसके प्रभाव पड़ते हैं। ध्रुवों को स्थानांतरित करने से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत भी प्रभावित हो सकती है, जो खतरनाक सौर विकिरण और ब्रह्मंडलीय विकिरण को वायुमंडल से बाहर रखने में मदद करती है। मतलब यही कहा जा रहा है कि पृथ्वी का भू चुंबकत्व अगर परिवर्तित हो जाए, इसके ध्रुवों का चेंजिंग अगर ज्यादा होने लगे, तो जो मैग्नेटोस्फीयर से ऊपर वाली घटनाएं हैं सूर्य की, वह पृथ्वी तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी और पृथ्वी पर बड़े बड़े विशाल घटनाएं होना शुरू हो जाएगा। चुंबकीय अवनति। चुंबकीय अवनति चुंबकीय उत्तर और सच्चे उत्तर के बीच का कोण है। इसको मतलब समझिए। सच्चा उत्तर क्या है? सच्चा उत्तर वही आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। लेकिन यह अवनति जो मैं बताया था, कभी बाएं कभी दाएं होते रहता है, यही क्या है? अवनति है। यह तब धनात्मक होता है जब व्युत्पन्न कोण सच्चे उत्तर के पूरब में होता है। मतलब कि यह इधर जब मुड़ेगा यह धनात्मक अवनति कहलाएगा, और जब इधर जाए देखिए ऋणात्मक अवनति कहलाएगा। तो पृथ्वी का जो मोड़ देखिए यहाँ पर भी क्षण चुंबक दिखाया गया है, यह अगर इस दिशा में जाता है तो इसे पॉजिटिव बोलेंगे, और इस दिशा में क्या बोलेंगे? निगेटिव बोलेंगे। जब मापा गया कोण सच्चे उत्तर से पश्चिम होता है, वही बातें समझाया जा रहा है कि अवनति एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी। आप लोग जब उत्तर लिखिए तो जितने भी सेंस बनाए गए हैं उनको बारी प्रदर्शित से आपको नंबर मिलेगा। ये कोई निबंध जैसा इसका उत्तर नहीं होगा कि आप एक सिलसिलेवार लिखिएगा। जितने इसके प्रश्न बन रहे हैं प्रश्नों से चित्र को बताया गया है, आप वैसे लिखे, आपको फुल नंबर मिलेगा। फिगर आप जरूर बनाएं। चुंबकीय झुकाव या चुंबकीय डुबकी, वह भी वही बात है। एक कंपास के सुई द्वारा, जो हम लोग कंपास जाते हैं, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, गठित कोण जब इसे लंबवत रूप से आयोजित किया जाता है तो इसे चुंबकीय झुकाव के रूप में माना जाता है। क्योंकि जो कंपास का सुई है वो किधर झुक रहा है, कैसे अक्ष पर झुक रहा है। भूचुंबकीय भूमध्य रेखा एक असमान काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के पास दुनिया भर से गुजरती है और इससे कोई डुबकी नहीं होती, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भूमध्य रेखा पर क्षैतिज के समानांतर होती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर क्या होता है? भार कम होता है, न्यूनतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र और ध्रुवों की तरह चुंबकीय भूमध्य रेखा निश्चित नहीं है। चुंबकीय डुबकी चुंबकीय भूमध्य रेखा पर 0 और चुंबकीय ध्रुव पर क्या होता है? 90 होता है। माना सर्वाधिक कहां होगा? ध्रुवों पर होगा। तो मतलब कि जिस प्रकार चुंबकीय ध्रुव ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो चुंबकीय विद्युत रेखा भी क्या होता है? बदलते रहता है। और वही कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या हो जाएगा? 0 और ध्रुव पर कितना हो जाएगा? 9। डुबकी का मतलब है कि मान से, भाग से। वही मैग्नेटिक फोर्स लाइन दिखाया जा रहा है कि कैसे, देखिए कैसे अब ये इधर झुका हुआ है, तब इसे क्या बोलेंगे कि प्लस में, इधर गया तो माइनस में। वही ये प्लस माइनस होते रहता है जो कंपास में से दिखाया गया है। मैग्नेटोस्फीयर यह क्या है? हमारा वायुमंडल का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें समझिए मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर के ऊपर का अंतरिक्ष क्षेत्र है जिसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा परिभाषित किया गया है। माने यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अपना मैग्नेटोस्फीयर है। माने यहां तक पृथ्वी के चुंबकीय बल काम करता है, जो मैंने पहले आपको बताया है। यह अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर फैला हुआ है जो पृथ्वी को सौर हवा और ब्रह्मांडीय किरणों में आवेशित कणों से बचाता है, जो अन्यथा ओजोन परत सहित ऊपरी वायुमंडल को समाप्त कर देगा, जो पृथ्वी को यूवी विकिरण को नुकसान पहुंचाने से भी क्या करता है? बचा देता है। इसे मैंने पहले ही आपको चर्चा किया था, इधर एक बार देख सकते हैं कि ये जो आयन मंडल के ऊपर, चाहे आयनोस्फीयर के ऊपर जो हमारा मैग्नेटोस्फीयर है, यह ऊपर से आने वाली सौर विकिरणों को ऊपरी भाग तक ही सीमित रखता है, नीचे तक नहीं आने देता है। अगर नीचे तक आ जाएगा तो क्या होगा? पृथ्वी का जो जी का मान है परिवर्तित हो जाएगा
और सारे के सारे चेंजेस जो मैंने पिछले बताए वो सब कुछ हो जाएंगे। सूर्य को मैग्नेटोस्फीयर जैसे होलियोस्फीयर के रूप में भी माना जाता है। कई ब्रह्मांडीय किरणों को सौर मंडल से बाहर रखता है। मतलब जो सूर्य का मैग्नेटोस्फीयर है जिसे हम लोग देख सकते हैं, वह कई ब्रह्मांडीय किरणों को सौर मंडल से बाहर रखता है। माने सूर्य भी क्या है, एक तारा है, और सूर्य की आने वाली जो बाहरी विकिरणें हैं वो भी सूर्य के मैग्नेटोस्फीयर से क्या करता है, उसको सुरक्षित रहता है सूर्य को। उसी प्रकार पृथ्वी क्या करती है, अपने मैग्नेटोस्फीयर को पृथ्वी जो स्वयं बनाती है वह पृथ्वी के जीवमान को अपरदूषण से बचाती है। पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर मैंने वही कह रहा है कि हमारा पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सन है, ये सन है, और सन और अर्थ के बीच में जो सूर्य से आने वाली देखिए जो रेडिएशन है पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को पार नहीं कर पा रहा है। यहाँ इससे कुछ ही भाग के प्रभाव से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। लेकिन जब तेजी से सोलर विकिरण इसको पार कर जाएगी और इसमें प्रवेश कर जाएगी तो पृथ्वी के जी के मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और पृथ्वी हमारी वर्तमान जो स्थिति है इससे क्या हो जाएगी, परे हो जाएगी, और पृथ्वी का तक नुकसान हो सकता है। मैग्नेटोपॉज वही कैसे होता है, ट्रोपोपॉज, एस्ट्रेटोपॉज, तो मैग्नेटोपॉज होता है जो इसके ठीक ऊपर होता है। सौर हवा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को विकृत करती है जो ज्यादातर इसकी सतह पर द्विध्रुवीय होता है, और सौर पवन द्वारा एक बल लगाया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र इसे खाड़ी में रखता है, खाड़ी में रखता है मतलब अपने से बाहर रखता है। फिर एक उसी फिगर से आप समझिए जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो ऊपर जो मैग्नेटोपॉज है तो क्या हो जाए, नीचे क्या हो जाएगा, मैग्नेटोस्फीयर हो जाएगा, ये मैग्नेटोपॉज हो जाएगा। तो सूर्य से आने वाली जो है यह इसको क्या करता है, अलग करता है और रोकता है। अगर ये इसमें प्रवेश कर देगा तो नुकसान पहुंचा देगा। मैग्नेटोस्फीयर की सीमा मैग्नेटोपॉज है, एक ऐसा क्षेत्र जहां दबाव बराबर होता है, मतलब कि इसको ऊपर से भी दबाव आ रहा है और नीचे से भी दबाव दे रहा है। इसके नाम के बावजूद मैग्नेटोस्फीयर असममित है, माने इसका एक समान डिवाइड नहीं है, जिसमें सूरज की ओर 10 पृथ्वी त्रिज्या के आसपास फैला हुआ है और दूसरी तरफ मैग्नेटो में 200 पृथ्वी त्रिज्या के परे फैला, मैंने त्रिज्या कर रहा है, इसको किलोमीटर से लिखना चाहिए, फैला होता। मैग्नेटोशीथ क्या होता है, सवाल है कि भूचुंबकत्व मैग्नेटोशीथ क्या होता है। तो मैग्नेटोपॉज के ठीक बाहर अशांत चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटोशीथ के रूप में जाना जाता है। इसको ही फिगर समझिए। ये आपका नीचे वाला पता होगा ना कि क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है, आ जाओ। और यहां पर क्या है आपका, मैग्नेटोपॉज है, और ये क्या है, मैग्नेटोस्फीयर है। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि मैग्नेटोशीथ क्या है, तो मैग्नेटोपॉज के ठीक बाहर अशांत चुंबकीय क्षेत्र पाज के ऊपर, माने यहां पे आपको क्या हो जाएगा, मैग्नेटोशीथ हो जाएगा के रूप में जाना जाता है। तो सवाल आ जाएगा कि मैग्नेटोशीथ क्या है, तो मैग्नेटोपॉज के ऊपर एक अशांत चुंबकीय मंडल है जिसमें हम लोग शीथ कहते हैं। औरोरास ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर से उतरने वाली आवेशित कणों माने सौर पवन के कारण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चमकदार प्रकाश को अरोरा या औरोरास के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे समझिए कि अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो उत्तरी ध्रुव पर कौन पाया जाएगा, अरोरा बोरेलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणें जब आयन मंडल में पहुंच जाती हैं तो गैसों का आयोनाइट हो जाता है, माने गैसें फैल जाती हैं और जलने लगती हैं, तो लगता है कि आतिशबाजी हो जा रहा है। आप लोगों मैंने कई बार फिगर से भी दिखाया है कि अरोरा बोरेलिस कहां पर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव की ओर, और उससे ज्यादा हरे रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है। मतलब कि है क्या, मैग्नेटोस्फीयर को पार करके कुछ जो हमारे सोलर विकिरण होते हैं जो प्रवेश कर जाते हैं
तो आयन मंडल में जब जल के वो चमकदार बन जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अरोरा बोरेलिस, जिससे अधिकांश हर रंग का प्रकाश होता है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जब यह विकिरण जलने लगता है उसका बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद करने का तरीका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिण में, तो दक्षिण की ओर अरोरा ऑस्ट्रेलिस और उत्तर अरोरा बोरेलिस। एक वलय धारा तब बनती है, वहीं करें कि वलय धारा तब बनती है जब सकारात्मक आयन पश्चिम की ओर चले जाते हैं और नकारात्मक आयन पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं। पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र इस धारा द्वारा कम हो जाती है। इसमें से कुछ कण इसे आयन मंडल में बनाते हैं जहां वे परमाणुओं से टकराते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणु इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, वहीं प्रकाशमान हो जाता है। अनुप्रकाश फोटोन का उत्पादन करके अपनी पूर्व स्थिति में लौट आते हैं जो ऑरोरे के रूप में दिखाई देता है। वहीं अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरेलिस, तो ये इतना डिटेल में दिया हुआ। भूचुंबकीय तूफान क्या होता है? सौर गतिविधि माने जो सोलर से आने वाली जो हवाएं गतिविधियां हैं मैग्नेटोस्फीयर में बदलती हैं, परिस्थितियों के लिए काफी हद तक जिम्मेवार हैं, जिसे कभी कभी अंतरिक्ष मौसम के रूप में भी जाना जाता है। देखिए सूर्य जो है अपने सतह से सोलर फोटान फेंक के रहता है, और जो फोटान फेंकेगा माने अत्यधिक गर्मी बाहर की ओर फेंकेगा तो क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष मौसम माने सूर्य के चारों ओर का अंतरिक्ष मौसम क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। सोलर फ्लेयर जब बाहर जाते क्या करेंगे? तापमान को बढ़ाएंगे। जब सौर हवा प्रकाश होती है, माने जब सौर हवा प्रकाश होती है तो मैग्नेटोस्फीयर फैलता है। जब यह मजबूत होता है तो मैग्नेटोस्फीयर सिकुड़ता है, जिससे इसमें अधिक प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। मैंने ही कह रहा है कि जब सौर हवा प्रकाश के रूप में होती है, माने ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती है, तो हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर ऊपर वाला है यह ऊपर तक फैल जाता है। लेकिन जब सोलर फ्लेयर अधिक मजबूत होगी तो इसको दबा क्या कर देगा? पतला कर देगा, माने दाब को बढ़ा देगा। जब एक कोरोनल मास एजुकेशन सूर्य के ऊपर उगता है और सौर मंडल के माध्यम से एक शॉक वेव भेजता है तो यह उच्च गतिविधि की अवधि का कारण बन सकता है, जिसे भूचुंबकीय तूफान के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी की यात्रा में केवल 2 दिन लगते हैं। माने जब कहा कि जो सूर्य के कोरोना से एजुकेशन सूर्य, माने कुछ अलग शब्द दिया गया है, जब सूर्य के कोरोना मंडल से माने बाहरी भाग से जब सोलर फ्लेयर तेजी से निकलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने से कितना दिन लगता है? 2 दिन। और पृथ्वी के यहाँ मैग्नेटोस तक पहुंच करके पृथ्वी के जी को मान को परिवर्तित कर देती है कभी कभी। माने इसको समाप्त कैसे किया जाएगा? हम में से अधिकांश के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव नगण्य है। माने हम लोग जो हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव को नहीं समझ पाते हैं कि कितना बदल रहा है। अभी मैंने बताया ना कि लगभग 11 डिग्री अपने स्थान पर नहीं है। केवल वे लोग जो आर्कटिक के बेहद सटीक और बहुत करीब से यात्रा करने की मांग करके गुजरते हैं वे इसे नोटिस कर सकते हैं। हम भूचुंबकीय क्षेत्र को किसी भी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका अध्ययन निरंतर रिकॉर्ड या विशिष्ट संरक्षण जैसे वाद्य माप के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। यद्यपि एक स्पष्ट स्रोत पृथक्करण एक चुनौती बनी हुई है, भूचुंबकीय क्षेत्र में सभी योगदान हमारे ग्रह के इंटीरियर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। क्रस्ट से कोर तक, साथ ही साथ हमारे अंतरिक्ष पर्यावरण की स्थिति को भी क्या करते हैं? यहाँ बताते हैं। तो मिला जुला के आप लोगों ने जियोमैग्नेटिज्म को मैंने जो पहले 2-3 पेज पढ़ाया था वही मूल पॉइंट्स है। लेकिन इसमें एक डायनेमो सिद्धांत, क्या डायनेमो सिद्धांत? जिसमें आउटर कोर इनर कोर के बाहर क्या होता है? घूमता है। और एक भूचुंबकीय पारिस सिद्धांत जिसमें उसको ध्रुव क्या होता है? बदलते रहता है। यह अगर हम लिख देते हैं तो यूपीएससी उनको फुल नंबर मिलेगा। ग्राफिक फिगर जरूर बनाएं, एक बार आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। कि भूचुंबकत्व क्या है। मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग से चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के लिए जरूरी है कि पृथ्वी के भाग में क्या हो? इनर कोर ठोस, आउटर कोर क्या हो? तरल में हो, मोल्टेन ठोस हो। फिर मैंने बताया था कि इसके अंदर एक क्षण चुंबक काम करता है और क्षण चुंबक के कारण ही यह एक सीधी रेखा में काम करता है।
फिर इसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे और आपको चुंबकीय क्षेत्र का झुकाव भी आगे दिखाया गया होगा, जिसको आप देख सकते हैं। ये भी क्षण चुंबक है। देखिए ये झुकाव दिखाया गया है कि वर्तमान में द्विध्रुव का मतलब क्या होगा, चुंबक का ये साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल, यही द्विध्रुव मिलकर बनाता है। झुकाव मैंने आपको बताया था कैसा भी 11 सेकंड झुका हुआ है, यहाँ कभी इधर आता है कभी इधर आता है। तो इस तरह से आप जियोमैग्नेटिज्म पर एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। आप क्लास को बार बार देख करके समझ करके एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।